Good morning, everyone. Once again, we are together for the fourth part of the chapter nutrition, the topic nutrition, and in nutrition the subtopic is autotrophic nutrition. As we know better, there is two mode of nutrition. One is autotrophic nutrition and another is heterotrophic nutrition. तो हम लोग सबसे पहले इनकाउंटर किए थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जाने थे कि ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि डिपेंडेंट नहीं है। अगर डिपेंडेंट है तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे डिपेंडेंट है। कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे डिपेंडेंट है, एक बार फिर से हम लोग उसको याद कर देते हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिनके ऊपर वो डिपेंडेंट है, किन किन के ऊपर डिपेंडेंट है ये? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। सनलाइट का कोई झमेला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ डे टाइम सनलाइट ऑब्टेन हो जाता है। हमारे अर्थ पर इतना एक्यूरेट अमाउंट ऑफ सनलाइट है कि हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले सारे ऑर्गेनिज्म सनलाइट को अच्छी तरह से प्राप्त कर पाते हैं। और इनके पास सनलाइट को ट्रैप करने के लिए स्पेशल सेल, लास्ट क्लास हम लोग एक बार रिवीजन कर रहे हैं, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो फिर से चले जाइए पहले वाले पार्ट में, थर्ड पार्ट आप जाकर के देखिए जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था। तो सनलाइट, इनके पास एक स्पेशल सेल है मेसोफिल सेल्स, और मेसोफिल सेल्स में एक स्पेशल प्लास्टिड होता है, कलरफुल एक ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, और जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल वही सनलाइट को ट्रैप करता है और केमिकल एनर्जी में बदलता है। अब ये सब टॉपिक प्रीवियस क्लास का है, सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। अब हम लोग नई चीज के बारे में बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे एक बार आपको एक सीक्रेट बता दें, हमारे जहन में एक सवाल आता है कि सर जितने भी फूड हम लोग खाते हैं वो कार्बन बेस्ड फूड ही क्यों रहते हैं? आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये लिखा है कि वी ऑब्टेन फूड दैट इज कार्बन बेस्ड। कार्बन बेस्ड फूड को ही हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो कार्बन बेस्ड फूड कैसे हो जाता है? क्योंकि प्लांट को, स्पेशली ग्रीन प्लांट को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने के लिए, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा जरूरी है। तो हम जो फूड जो खाते हैं उनमें कार्बन की जो मात्रा, कार्बन का जो कंटेंट आ जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही आ जाता है। इसलिए पेड़ के लिए, प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग यही करेंगे कि सर ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इनहेल, कैसे अंदर जा पाता है? तो भाई सिर्फ अंदर नहीं जाता, आपको पता है कि जब पेड़ फोटोसिंथेसिस करता है, रिएक्शन के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और बदले में वो ऑक्सीजन बाहर आता है, जो कि हम लोग के लिए जरूरी है, पेड़ के लिए भी जरूरी है, ग्रीन प्लांट के लिए भी जरूरी है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इन कैसे होगा और ऑक्सीजन ये आउट कैसे होगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा डिटेल में, और इस टॉपिक का नाम है, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर ही आता है। अब ये आज का कहानी है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ग्रीन प्लांट इनहेल करता है, इनटेक करता है। तो आइए ग्रीन प्लांट के पास हम लोग चल करके सीखते हैं, जानते हैं, उनसे पूछते हैं। तो सबसे पहले बोले कि भैया हमको खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहला चाहिए, क्योंकि सनलाइट तो नेचुरल है, वो बोल सकते हैं कि कोई उनमें कष्ट करने की जरूरत नहीं है। 12 घंटा उनके पास, 12 घंटा से भी ज्यादा अगर देखा जाए तो इजिली अवेलेबल है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत किस में आ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। अब उनके पास गए, भैया आप कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्राप्त करना है, गेन करना है, तो कैसे कीजिएगा? तो इस टॉपिक के अंदर जो रहेंगे हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ exchange of gases,
exchange of gases, मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, बदले में सिर्फ कुछ लेना नहीं है, आपको कुछ इनटेक करके आपको देना भी है। सिर्फ एक तरफा काम नहीं होता है, याद रखिएगा, हमेशा काम दोनों तरफ से होता है। अगर आप कुछ दूसरे से लिए हैं तो बदले में कुछ ना कुछ आपको कभी ना कभी देना भी पड़ेगा। तो प्लांट क्या करता है, इन अभी हम बताएं, इन में कार्बन डाइऑक्साइड और आउट में ऑक्सीजन यानी O2। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानते हैं। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट के लीफ में एक नोज होता है जिसका नाम है स्टोमाटा। स्टोमाटा, स्टोमाटा इट्स कॉल्ड नोज ऑफ द प्लांट। स्टोमाटा क्या है सर? स्टोमाटा इज द टाइनी पोर्स which present on the side of the leaves, लीव्स के साइड में प्रेजेंट होते हैं, और स्टोमाटा ही रिस्पॉन्सिबल है गैसियस एक्सचेंज के लिए। एक नंबर का क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, which aperture in the plant responsible for the gaseous exchange in the plant, and the answer is stomata। और इस पोर को हम लोग स्टोमाटल पोर भी कहते हैं, याद रखिएगा, ज्यादा सिर्फ वर्ड का खेल है, आपके लिए आसान है। स्टोमाटा नोज ऑफ द प्लांट है, पोर्स। आइए हम लोग जानते हैं और इसके बारे में। स्टोमाटा क्या है, एक पोर्स है, और इसके बारे में अगर जाने तो कहां पर प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट 9th क्लास के बारे में अगर टिश्यू चैप्टर आपको याद आ रहा होगा, 9th क्लास का बायोलॉजी का टिश्यू चैप्टर, तो हम लोग का जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है, सबसे आउटर लेयर है, इसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस, एपिथेलियल, इसको एपिथेलियल कहते हैं। प्लांट लोग में नाम इसका चेंज हो गया, प्लांट लोग में कहते हैं एपिडर्मिस। एपी का मतलब ये होता है कि सरफेस, सबसे बाहरी सतह, प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ऑफ लीफ या फिर और अदर सॉफ्ट पार्ट। सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और इसका काम क्या है, ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। फंक्शन है इनका कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करना। बहुत सिंपल है, जल्दी से नोट कर लीजिए स्टोमाटा क्या है, क्या काम करता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हम लोग थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, इसका स्क्रीनशॉट फिर उसके बाद। स्टोमाटा एक पोर है, एक ओपनिंग है, और जहां पर भी ओपनिंग होगा, एज फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल या फिर कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट का एक ओपनिंग होता है, उसके अगल बगल कौन रहता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि कौन अंदर, किसको अंदर जाना है, किसको बाहर आना है, किसको अंदर जाने नहीं देना है, किसको बाहर आने नहीं देना है। यस, इट्स अ गार्ड। उसी प्रकार से स्टोमाटल पोर के अगल बगल, आइदर साइड, 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी इट इज गाइडेड बाय, सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल। ईच स्टोमाटा surrounded by 2 guard cells। और गार्ड सेल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गार्ड सेल ही मदद करते हैं कि कब स्टोमाटा को ओपन होना चाहिए और कब स्टोमाटा को क्लोज होना चाहिए। यानी कि दूसरा मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म के अंदर, इस मैकेनिज्म का एक और नाम है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटल पोर भी कह सकते हैं, या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटल पोर? यस, द करेक्ट आंसर इज योर गार्ड सेल। Guard cell which is present on the either side of the stomatal pore, very very important,
ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्ड सेल? तो गार्ड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा डायग्राम में बनाकर देखते, तब तक आप लोग ये लिखना है तो लिख सकते हैं। थोड़ा कुछ गार्ड सेल के बारे में भी आपको हम बताएंगे। एक्चुअली ये स्टोमेटल पोर, माफ कीजिएगा, थोड़ा ड्राइंग में प्रॉब्लम भी आ सकती है, आप लोग उसके लिए एनसीईआरटी बुक को रेफर कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये गार्ड सेल है, दीज आर गार्ड सेल, और यहाँ जो आपको ओपनिंग दिख रहा है वो स्टोमेटल पोर है। और आपको बता दें गार्ड सेल के थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज, गार्ड सेल के 2 वॉल हैं। इधर जो साइड वाले, जो दोनों साइड वाले जो वॉल हैं, इनको हम लोग कहते हैं लैटरल वॉल, और जो अंदर की तरफ जो वॉल है, दोनों साइड जो अंदर की तरफ जो वॉल है, उनको कहेंगे इनर वॉल। जो लैटरल वॉल है, याद रखिएगा, जो लैटरल वॉल है वो है थिनर होते हैं, और जो इनर वॉल है वो थिक होते हैं, थिकर। इनर वॉल याद रखिएगा, थोड़ा आगे कंसेप्ट में काम आएगा, ताकि आगे आपके जहन में कोई, दिमाग में कोई क्वेश्चन ना रहे। तो ये एक रफ डायग्राम है, शायद आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ये लैटरल वॉल, ये इनर वॉल, ये स्टोमेटल पोर, ये दोनों गार्ड सेल, और गार्ड सेल ही ये स्टोमेटल पोर को ओपन करेंगे या फिर क्लोज करेंगे। बस ये आप डायग्राम थोड़ा नोट कर लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जल्दी से इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब गार्ड सेल इसको ओपन या क्लोज कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये बताइए, ये कौन सा वॉल हुआ? ये इनर वॉल हुआ, इनर वॉल, और ये लैटरल वॉल, लैटरल साइड, यहां पर स्टोमेटल पोर होगा, याद रखना है आपको। इनर वॉल क्या है? इनर वॉल इज थिक एंड लैटरल वॉल इज थिन। याद रखिए कि जो अंदर का जो दीवार है वो ज्यादा मोटा है, और जो बाहर का दीवार है वो ज्यादा पतला है। याद रखना है आपको। हम लोग भी जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो हमारे ऑर्गन्स का थिकनेस बढ़ेगा, बाहर आएंगे तो उसका वो थिन होते चले जाएंगे। उसी प्रकार से बाहर थिन होगा और अंदर थिक होगा। अब ये करते क्या है सर? अब हम लोग जल्दी से टॉपिक पर आते हैं, ये क्या होता है यहाँ पर। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर ये लोग पानी को इंट्रोड्यूस करते हैं। गार्ड सेल क्या करते हैं? पानी को अंदर बुलाते हैं, वेलकम करते हैं। तो जैसे ही पानी अंदर जाएगा, वाटर इन, H2O इन होता है, इन अंदर चला जाता है गार्ड सेल के अंदर। तो जैसे ही गार्ड सेल के अंदर जब पानी जाएगा तो पानी प्रेशर लगाता है दीवार पर प्रेशर लगाएगा। कोई भी अगर यार घर में अगर हमको बंद कर दिया जाए तो हम भी दरवाजे की ओर प्रेशर लगाएंगे कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। उसी तरह से पानी जब गार्ड सेल के अंदर चला जाता है तो वो प्रेशर लगाकर दीवार पर धक्का लगाता है। तो आप सही गेस कर रहे होंगे कि ज्यादा धक्का, वो ज्यादा उसका जो धक्का लगाता है, जो प्रेशर जो लगाता है, उसको कोई मामूली प्रेशर नहीं है, बल्कि उसको हम लोग कहते हैं टर्गर प्रेशर, और इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं टर्जिडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टर्जिडिटी कौन
महसूस कराया गार्ड सेल के ऊपर। टर्गर प्रेशर कौन लगाया, तो ये कोई और नहीं बल्कि ये पानी है, बदमाश पानी है, ये धक्का लगाने वाला पानी है। पानी अंदर गया। अब उसके बाद थिन वॉल है, थिन, और एक है थिक वॉल। ये ऐसा कंस्ट्रक्शन है, ऐसा अगर देखा जाए तो एनाटॉमी है गार्ड सेल का। धक्का लगाएगा, ज्यादा धक्का महसूस कहां हो रहा हो, मोटा दीवार पर भैया ज्यादा धक्का महसूस होने वाला नहीं है। ज्यादा धक्का महसूस होगा जो दीवार मोटा होगा, पतला होगा, वो दीवार ज्यादा, उस दीवार पर ज्यादा धक्का महसूस होगा। तो धक्का जो इस दीवार पर ज्यादा महसूस होता है, तो ये इस तरफ से खींचा चलाएगा, खींचेगा, ये पूरा गार्ड सेल इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ, क्योंकि दीवार पतला इधर है, वाटर इधर, और उस साइड भी आपको इमेजिन करना उस तरफ पुश होगा, उस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन। दोनों तरफ से अगर गार्ड सेल को धक्का मिलेगा, अलग होगा। जैसे हम लोग अगर विंडो खोले, दोनों तरफ से अगर धक्का देंगे तो बीच में जो पोर है वो ओपन हो जाएगा, यानी वाटर जब अंदर गया तो स्टोमाटल पोर एसपी क्या हो गया, ओपन। ड्यू टू टर्गर प्रेशर, ड्यू टू वाटर मूव्स इनसाइड द गार्ड सेल, एंड गार्ड सेल क्या हो गए, फूल गए, स्वेल कर गए, फूल जाता है, स्वेल कर गया, गार्ड सेल स्वेल कर गया, तो क्या होगा, स्टोमाटल पोर ओपन हो जाएगा। बहुत सिंपल है, स्टोमाटल पोर ओपन कब हुआ, जब H2O इन हुआ। कहां इन किया भाई, इन गार्ड सेल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉजिक। और बस जस्ट इसका उल्टा कर देना है, सिंपल सा है। पानी को बाहर निकालेंगे तो गार्ड सेल सिकुड़ जाएगा, एकदम यहां पर रिजिड हो गया, वहां पर बिल्कुल सिकुड़ गया, सॉफ्ट हो गया। अब जब सॉफ्ट हो जाएगा तो स्टोमाटल पोर क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज, ये ओपन का मैकेनिज्म है, दिस इज द मैकेनिज्म फॉर ओपनिंग। वेरी सिंपल, कोई यहां पर दिक्कत नहीं होना चाहिए, चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब वाटर को इन करना है, वाटर का आउट। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर वाटर बाहर कैसे आ जाते हैं, H2O को बाहर कौन निकालेगा गार्ड सेल, तो सिंपल भगवान, सूरज भगवान निकालेंगे हमारे। वो क्या करेंगे सर, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। जब सूरज की गर्मी पड़ेगी, हम लोग लास्ट क्लास में रिवीजन कर चुके हैं, जब भी सूरज की गर्मी पड़ेगी तो हमारे शरीर से जिस तरह से पसीना बाहर निकलता है, उसी तरीके से गार्ड सेल से भी पानी इवापोरेट कर जाएगा, और रिजल्ट ये होगा कि वाटर आउट, वाटर बाहर हो जाएगा। तो वाटर बाहर हो जाने के कारण क्या होगा, स्टोमाटल पोर क्लोज हो जाएगा। वाटर आउट, स्टोमाटल पोर एसपी, नॉट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बट इट इज स्टोमाटल पोर क्लोज, क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। दिस इज द मैकेनिज्म फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर। बोर्ड लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और होप सो कि आपको समझ में आ गया हो कि कैसे पानी के अंदर या बाहर जाने से स्टोमाटल पोर ओपन और क्लोज होता है, और जब भी ओपन होगा तभी जा करके वहां पर क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि गैसेस एक्सचेंज में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों बाहर आता है सर, या फिर सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों अंदर आता है और ऑक्सीजन ही क्यों बाहर जाएगा, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिफ्यूजन का थोड़ा सा लॉजिक है। और अगर बात करें अगर हम लोग कि सर सिर्फ दिन में ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, तो जी बिल्कुल नहीं। हाँ, दिन में रेट ज्यादा होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, लेकिन रात में भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन फिनोमेना बिल्कुल लगभग सेम ही है, और फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। उसी वही फैक्टर यहां भी है भाई। रात में अगर सनलाइट नहीं होता है लेकिन विंड स्पीड तो होता है, आप याद कीजिए, विंड स्पीड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन। जो रात में अगर विंड स्पीड रहेगा तो फिर ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर भी होगा। तब तक के लिए होप सो कि आपको समझ में आ गया हो,
और अगर किसी प्रकार का अगर डिस्कशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए।